हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे डेविस के अपरदन चक्र की। विलियम मॉरिस डेविस, जो कि एक अमेरिकी विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक सामान्य अपरदन चक्र प्रतिपादित किया जिसे भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आज डेविस के उसी अपरदन चक्र की बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपरदन चक्र को परिभाषित किया और अपरदन चक्र की किस तरीके की विशेषताएं और अवस्थाओं का वर्णन किया। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा दिए गए अपरदन चक्र का सामान्य परिचय। अमेरिकी भूगोलविद विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में अपने अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अपरदन चक्र की अवधि के दौरान एक उत्थित भूभाग अपरदित होकर आकृति विहीन समप्राय मैदान में रूपांतरित होता है। अर्थात विलियम मॉरिस डेविस ने बताया कि अपरदन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूभाग अर्थात एक उत्थान को प्राप्त हुआ या उठा हुआ भूभाग अपरदन के कारकों के द्वारा क्रमशः अपरदित होकर के आकृति विहीन लगभग समतल मैदान में बदल जाता है और ये पूरी प्रक्रिया अपरदन चक्र के रूप में जानी जाती है। डेविस के अनुसार जो भूदृश्य हैं वो संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होते हैं। अर्थात डेविस ने यह बताया कि कोई भी भूदृश्य संरचना अर्थात वहाँ की संरचना कैसी है, दूसरा प्रक्रम वहाँ पर कौन सा बाह्य कारक कार्यरत है, और अपरदन चक्र की अवस्था कौन सी है, इस पर निर्भर करता है। अर्थात कोई भी भूदृश्य संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। अब हम बात करते हैं डेविस के त्रिकूट की कि डेविस ने अपने अपरदन चक्र में 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया या 3 तथ्य बताए जो कि अपरदन चक्र को निर्धारित करते हैं और वो डेविस के त्रिकूट के नाम से जाने जाते हैं। और वो डेविस के त्रिकूटों में पहला है संरचना, दूसरा प्रक्रम और तीसरा अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरचना की। तो डेविस ने यह बताया कि कोई भी भूदृश्य अपनी संरचना पर निर्भर करता है। अर्थात किसी भी भूदृश्य का विकास वहाँ पाई जाने वाली धरातल की सेल की संरचना पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की सेल संरचना होगी उस क्षेत्र में सेल संरचना के अनुरूप ही भूदृश्यों का विकास होता है। दूसरा डेविस का त्रिकूट है प्रक्रम। और प्रक्रम अर्थात किसी क्षेत्र में भूदृश्यों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ अपरदन का कौन सा प्रक्रम कार्यरत है, वहाँ कौन से अपरदनकारी कारक द्वारा वहाँ पर भूदृश्यों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपरदन चक्र में प्रक्रम भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भूदृश्यों के विकास में निभाता है। और तीसरा है अवस्था। अवस्था का तात्पर्य यहाँ डेविस ने ये बताया कि भूदृश्य के विकास पर अपरदन चक्र की अवस्था का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अर्थात वो अपरदन चक्र किस अवस्था में है, युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में है या वृद्धावस्था में, तो इस अवस्था या समय का भी भूदृश्यों के विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर अवस्था में अलग अलग प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से डेविस ने किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार के भूदृश्य हैं इसको इस तरीके से परिभाषित किया कि ये जो 3 कारक हैं, ये 3 कारक किसी क्षेत्र के भूदृश्यों को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं डेविस के अपरदन चक्र की। और डेविस के अपरदन चक्र की प्रमुख अवस्थाएं जो कि डेविस ने बताई वो क्या हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डेविस के अपरदन चक्र की युवावस्था की हम बात करते हैं। और नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं। नीचे डायग्राम डेविस के अपरदन चक्र का रेखा चित्र दिया हुआ है और उसमें 2 वक्र बताए गए हैं, ऊपरी वक्र और निचला वक्र, यूसी और एलसी। तो इस प्रकार से 2 वक्र हैं और दोनों वक्रों के मध्य जो गैप है वो सापेक्षिक ऊंचाई को व्यक्त करता है, जबकि ऊपरी वक्र पर्वत के शिखरों को व्यक्त करता है और निचला जो वक्र है वो घाटियों के तलों को इंगित करता है। तो इस प्रकार से इस वक्र रेखीय प्रदर्शन के द्वारा डेविस ने अपने अपरदन चक्र को प्रमुख रूप से
तीन अवस्थाओं में विभाजित किया। और ये तीन अवस्थाएं आप देख सकते हैं। पहली अवस्था जिसको युवावस्था कह रहे हैं, दूसरी अवस्था जो मध्य में आपको दिखाई दे रही है वो प्रौढ़ावस्था है, और तीसरी वृद्धावस्था है। तो इस प्रकार से, और जो खड़ा हुआ अक्ष है वो ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है, और जो आधा अक्ष है वो समय की अवधि को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार समय के अनुसार किस प्रकार से एक ऊंचा उठा हुआ भूभाग अपर्दन के द्वारा धीरे धीरे कटता हुआ जाता है, और धीरे धीरे एक उत्थित भूभाग संप्राय मैदान में बदल जाता है। और इस पूरे जो समय की अवधि है इसको डेविस महोदय ने तीन अवस्थाओं में विभाजित किया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं युवावस्था की। तो युवावस्था, और इस युवावस्था में आप दोनों ही वक्रों को ध्यान से देखें तो आप स्पष्टतया देख सकते हैं कि शुरुआत जहाँ से इस वक्र की शुरुआत हो रही है वहाँ से, और फिर पहली अवस्था के अंत तक जो का आपको दिख रहा है, लंबवत जो खड़ा हुआ जो रेखा है का, वो प्रथम अवस्था के अंत को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रथम अवस्था के अंत तक आप देख सकते हैं दोनों वक्रों के बीच का जो गैप है वो निरंतर बढ़ रहा है। अर्थात प्रथम अवस्था में सापेक्ष उच्चावच निरंतर बढ़ता है, और ये इस वजह से है क्योंकि प्रथम अवस्था में नदियों के द्वारा निम्नवर्ती अपर्दन काफ़ी अधिक होता है, जबकि पार्श्विक अपर्दन कम होता है। फलस्वरूप निम्नवर्ती अपर्दन से घाटियाँ गहरी होती चली जाती हैं, लेकिन पार्श्विक अपर्दन कम होने के कारण पर्वत शिखरों पर कोई ज़्यादा अपर्दन का प्रभाव नहीं रहता। फलस्वरूप पर्वत शिखर ऊंचे ही बने रहते हैं और घाटियाँ और अधिक गहरी होती चली जाती हैं। फलस्वरूप दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जाता है, अर्थात सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। और डेविस ने एक और बात बताई कि डेविस के अनुसार जो उत्थान है वो लघु अवधि का होता है, और उत्थान पहले हो जाता है, और उत्थान होने के बाद उत्थान जब समाप्त हो जाता है तब अपर्दन अपना कार्य शुरू करता है। ऐसा डेविस महोदय की मान्यता थी। तो उत्थान की अवधि को डेविस ने अपर्दन चक्र में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार से ये हमने डेविस के अनुसार बताया गया प्रथम अवस्था जिसको युवावस्था के नाम से जाना वो कहा, और युवावस्था में प्रमुख रूप से गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे इसी डायग्राम में हम देखें दूसरी अवस्था जो कि प्रौढ़ावस्था को इंगित करती है, जो का और खा के बीच की जो स्थिति है वो प्रौढ़ावस्था को प्रदर्शित कर रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में सापेक्षिक उच्चावच अधिक है, लेकिन क्रमशः धीरे धीरे आप देख सकते हैं दोनों ही वक्र नीचे की ओर गिर रहे हैं, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच क्रमशः घट रहा है, जबकि सापेक्ष उच्चावच में भी क्रमशः धीमी गति से कमी होने लगती है। इस प्रकार से ये वक्रों से प्रदर्शित है, और इसी विशेषताओं को हम आगे पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था। तो दूसरी अवस्था जो है प्रौढ़ावस्था के रूप में है, और इस प्रौढ़ावस्था में आपने डायग्राम भी देखा तो नदियों के द्वारा पार्श्विक अपर्दन काफ़ी तेजी से होने लगता है, और पार्श्विक अपर्दन तेजी से होने की वजह से पर्वतों के ऊपरी जो शिखर हैं, ऊपरी जो भाग हैं वो क्रमशः नीचे होने लगते हैं, और इस प्रकार से निरपेक्ष उच्चावच में गिरावट होने लगती है। जबकि नदी के द्वारा निम्नवर्ती अपर्दन भी लगातार कार्य करता है, लेकिन इस प्रौढ़ावस्था के अंत की बात करें हम तो प्रौढ़ावस्था के अंत में पार्श्विक अपर्दन थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि लंबवत या गहराई का अपर्दन थोड़ा कम हो जाता है। फलस्वरूप इस प्रौढ़ावस्था के अंत में सापेक्ष उच्चावच भी क्रमशः घटने लगता है। तो इस प्रकार से ये प्रौढ़ावस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही उच्चावच क्रमशः धीमी गति से कम होने लगते हैं। तो ये डेविस महोदय के द्वारा बताई गई द्वितीय अवस्था थी जिसे उन्होंने प्रौढ़ावस्था के नाम से इंगित किया। और तीसरी वृद्धावस्था जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और डायग्राम आप देखें, दोबारा से आप डायग्राम देखें वृद्धावस्था का, तो वृद्धावस्था में आप देख सकते हैं दोनों ही वक्र काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही उच्चावच बहुत तेज़ी से कम होते हैं, और जो ऊंचा उठा हुआ भूभाग है वो लगभग सागर तल के बराबर आने का प्रयास करता है और एक समतल मैदान में तब्दील हो जाता है। तो ये वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में नदी का निम्नवर्ती जो अपर्दन है वो लगभग स्थगित हो जाता है, अर्थात गहराई की ओर नदी का कटाव बहुत कम हो जाता है या लगभग खत्म हो जाता है, जबकि पार्श्विक अपर्दन लगातार चलता रहता है। और यही कारण है कि
जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो क्रमशः घिसते जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से नीचे होते चले जाते हैं, और इस प्रकार से घाटियाँ अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं। पार्श्विक अपर्दन तेज़ी से होने की वजह से घाटियाँ अत्यधिक चौड़ी होती चली जाती हैं और लगभग समतल होने की स्थिति में आ जाती हैं, और एक समतल प्राय मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेविस महोदय ने पेनी प्लेन की संज्ञा दी है। और इस प्रकार के पेनी प्लेन में कहीं कहीं पर कुछ कठोर चट्टानों के टीले अवशेष के रूप में खड़े रह जाते हैं, उनको डेविस महोदय ने मोनार्ड नॉक की संज्ञा दी है। तो मोनार्ड नॉक ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो पेनी प्लेन में अपनी कठोरता के कारण अपरदित होने से शेष रह जाते हैं, तो वो मोनार्ड नॉक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से डेविस महोदय ने अपना ये सामान्य अपर्दन चक्र, जिसे भौगोलिक चक्र की संज्ञा भी दी, उसको प्रतिपादित किया, और एक अपर्दन चक्र में शुरू से लेकर के अंत तक विभिन्न अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।